Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 12 and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 276 to question number 300. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276 और क्वेश्चन है हमारा विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन. वो कौन सा साल था जिस साल इंडिया का जो सेंसस हुआ था उस साल इंडिया का जो पॉपुलेशन था उसको ग्रेट डिवाइड कंसिडर किया गया. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1931 और चौथा ऑप्शन 1941. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1921. 1921 वो ईयर था जिसे हम ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं. रीजन ये था कि इस साल ये ओनली सेंसस था व्हेन इंडियन पॉपुलेशन डिक्लाइन. इसका मतलब मैं आपको बताता हूं 1911 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इट वाज 25 करोड़ 20 लाख अप्रॉक्स. 1911 में 25 करोड़ 20 लाख के अप्रॉक्स पॉपुलेशन थी इंडिया की. लेकिन उससे 10 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 25 करोड़ 13 लाख. अगले 10 साल में बढ़ने की जगह और 7-7.5 लाख कंपैरेटिवली इंडिया की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई. तो ये पहली बार ऐसा हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में और शायद आखिरी बार जब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव में चली गई थी पिछले साल के मुकाबले. ठीक है, ग्रोथ नहीं हुआ था. तो ये वो ईयर था, मतलब 1921 इज द ईयर विच इज ऑल्सो नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडियन पॉपुलेशन. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 277 और क्वेश्चन है हमारा इंडिया इज पासिंग थ्रू डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज ऑन अप्रैल 2020. अप्रैल 2020 के हिसाब से इंडिया कौन से स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक में जा रहा है, मतलब पास कर रहा है. वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन फोर्थ स्टेज, दूसरा ऑप्शन फर्स्ट स्टेज, तीसरा ऑप्शन थर्ड स्टेज और चौथा ऑप्शन फिफ्थ स्टेज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी थर्ड स्टेज. इंडिया प्रेजेंटली, अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 के हिसाब से, इंडिया प्रेजेंटली इज पासिंग थ्रू थर्ड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 278 और ये टैबुलर क्वेश्चन है. जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर करने में थोड़ी आसानी होगी हमें. क्वेश्चन है हमारा, हमें तीन चीजें दी गई है, आर ऑफ लेबर, टोटल आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट. जब आर ऑफ लेबर जीरो था तो टोटल प्रोडक्ट जीरो था, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो था. जब आर ऑफ लेबर 1 हो गया, 1 आवर वर्क कर लिया तो टोटल आउटपुट 200 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट भी 200 हो गया. आर ऑफ लेबर 2 जब बोला गया तो टोटल आउटपुट नहीं पता लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट मालूम है. लेकिन हम इन दोनों को ऐड करके टोटल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 360. तो ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट 2 घंटे काम करने के बाद. ठीक है, और तीसरा इन्होंने हमें बोला है कि 3 आवर काम करने के बाद टोटल आउटपुट है हमारा 480 और मार्जिनल प्रोडक्ट हमें पता लगाना है. तो हम क्या करेंगे, 360 में 480 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120. तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट भी पता चल गया. तो जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर दिया. सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड. टोटल आउटपुट बताइए जब 2 घंटे लेबर काम करेंगे. तो ऑप्शन 360, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे. ये है 360, एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह. और ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 120. हमारा सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर ऑफ लेबर. तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा थर्ड आवर ऑफ लेबर के बाद, 120. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैंने सॉल्व खुद से करके दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है और आंसर एकदम सही है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तीसरे घंटे में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो 120 होगा. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 280 और क्वेश्चन है हमारा सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज अ. किसी भी कॉमोडिटी की जो सप्लाई है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है.
वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन फ्लो कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑप्शन स्टॉक कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन बोथ स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लो कॉन्सेप्ट. सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 281, और क्वेश्चन है हमारा, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर देन इज नेसेसरली फॉलोज दैट. सवाल पूछा गया है कि अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो नेसेसरली इनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करेंगे. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी कर्वीलिनियर. दूसरा ऑप्शन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी लीनियर. तीसरा ऑप्शन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी कॉनकेव टू द ओरिजिन. और चौथा ऑप्शन है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व रिलेटिंग टू टू गुड्स विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर then is necessarily an indifference curve relating to two goods will be linear. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 282 है, और क्वेश्चन है हमारा, when the price of a substitute of x commodity falls. अगर commodity x के substitute की प्राइस फॉल करती है, the demand for x commodity, तब x commodity की डिमांड का क्या होगा? We have 4 options. पहला ऑप्शन false, दूसरा ऑप्शन राइजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज्ड और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉल्स. देखिए, जब दो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस अगर फॉल करती है तो जो गुड होता है उसकी डिमांड भी फॉल कर जाएगी. इन्होंने बोला व्हेन द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी विल आल्सो फॉल. तो यहां एक्स कमोडिटी को छोड़ करके एक्स के सब्स्टिट्यूट की तरफ सब भागने लगेंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉल्स. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283, और क्वेश्चन है हमारा, जनरली सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो सप्लाई कर्व होता है वो जनरली कैसा होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन पॉजिटिव स्लोप्ड, दूसरा ऑप्शन नेगेटिवली स्लोप्ड, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, मतलब पॉजिटिव स्लोप्ड भी है और नेगेटिव स्लोप्ड भी है, और चौथा कह रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिवली स्लोप्ड. जनरली सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट. इनमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल, तीसरा ऑप्शन डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और चौथा ऑप्शन रेंट ऑफ गोडाउन. तो इनमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट नहीं है? इसमें सेकेंड वाला फिक्स कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल. ये बढ़ता घटता रहता है, तो फिक्स कहां से हुआ? ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 285, और क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशनशिप ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज दैट. जो एवरेज कॉस्ट है और जो मार्जिनल कॉस्ट है उनका जो रिलेशनशिप है ना, उसके बारे में पूछा गया है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एमसी विल ऑलवेज बी लेस देन एसी. मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज कॉस्ट से कम रहेगा. दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट विल बी मोर देन एवरेज कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग. तीसरा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट मे बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग. और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एवरेज कॉस्ट मे बी मोर देन मार्जिनल कॉस्ट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ये रिलेशनशिप है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 286, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M2. ठीक है, इनमें से कौन सा M2 में इंक्लूडेड नहीं है? अब M2 कहां से आ गया? ये बैंकिंग का सवाल है, आपको मालूम है ना, M1 M2, M1 में कौन कौन से मनी आते हैं और M2 में क्या क्या आता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M2. M2 में इनमें से क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन M1, दूसरा ऑप्शन टाइम लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद बैंक,
तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक्स, और चौथा टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक विद मेच्योरिटी ओवर 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स विद मेच्योरिटी ओवर 1 ईयर। ठीक है, तो ये M2 में इंक्लूड नहीं होता है, बाकी तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 287, और क्वेश्चन है हमारा, एज द ओनली सेलर अ मोनोपोलिस्ट फेसेस डैश कर्व। ठीक है, मोनोपोलिस्ट एज अ ओनली सेलर, मतलब मोनोपोलिस्ट आपको मालूम है ना मोनोपोली क्या होता है। जो मोनोपोलिस्ट है एज अ ओनली सेलर, सिंगल सेलर होने के नाते वो मार्केट डिमांड का मतलब किस तरीके का कर्व, फेसेस डैश कर्व। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्केट डिमांड कर्व, दूसरा ऑप्शन प्राइस कर्व, तीसरा ऑप्शन कॉस्ट कर्व, और चौथा ऑप्शन क्वांटिटी कर्व। एज द ओनली सेलर अ मोनोपोलिस्ट फेसेस द मार्केट डिमांड कर्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एज द ओनली सेलर अ मोनोपोलिस्ट फेसेस द मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, प्राइस वो खुद सेट करता है, कॉस्ट वो खुद अपना बढ़ा सकता है घटा सकता है, मतलब प्राइसेस भी बढ़ा सकता है घटा सकता है, कॉस्ट तो लागत वाली बात आ गई, क्वांटिटी उसके ऊपर है, वो बढ़ा सकता है घटा सकता है, सप्लाई जो भी है क्वांटिटी की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिमांड के हिसाब से ही तो बाकी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 288, और क्वेश्चन में ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए, मतलब नन नहीं होना चाहिए, नन की जगह होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। आप समझिएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है हमारा, कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन्वॉल्व्स। जो कार्डिनल कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी का, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। दूसरा ऑप्शन, इट इज अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और हैप्पीनेस। तीसरा ऑप्शन, इट हैज अ मेजरेबिलिटी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए, कार्डिनल कॉन्सेप्ट जो यूटिलिटी का होता है ना, उसमें इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, कोई गलत नहीं है इसमें। और जब साइकोलॉजिकल है तो फीलिंग वाली बात आएगी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा, प्लेजर आएगा, हैप्पीनेस आएगा, उसे हम मेजर भी कर लेते हैं एक हिसाब से। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमने अपने माउस की मदद से ऑल ऑफ द अबव लिखने की कोशिश की है। ये नन गलत था, क्योंकि ये प्रिंट भी गलत हुआ था, और हमने जब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया कि नन नहीं होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। आप एक बार पढ़िएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन हो रहे हैं और तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ नन नहीं आएगा। हम तीनों में से किसी एक को पर्टिकुलरली मार्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ये बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जो टाइपिंग एरर हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289, और क्वेश्चन है हमारा, हु इज द बेस्ट फॉलोअर ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बेस्ट फॉलोअर थे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एल्फ्रेड मार्शल। दूसरा ऑप्शन, डिसूजा। तीसरा ऑप्शन, होंग्रे, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एक ही नाम जो हमने बहुत अच्छे से सुना है, वो है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बेस्ट फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 290, और क्वेश्चन है हमारा, हु इज द बेस्ट फॉलोअर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। अब एल्फ्रेड मार्शल तो कार्डिनल के थे, तो एल्फ्रेड मार्शल को हम पहले ही हटा दे रहे हैं रास्ते से। अब बचे 3, पहले हैं जे.आर. हिक्स, दूसरे हैं बार्टली बॉय, और चौथे हैं ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन ए, जे.आर. हिक्स। इनको समझ में नहीं आ रही है, बार्टली बॉय अंग्रेजी नाम है कि हिंदी नाम है। बार्टली बॉय मतलब बार्टली बॉय, ठीक है कोई बात नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जे.आर. हिक्स इज द करेक्ट आंसर। हु इज द बेस्ट फॉलोअर ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच, इट इज जे.आर. हिक्स। जो थे वो ऑर्डिनल अप्रोच के बेस्ट फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 291, और क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व इज इक्वल टू। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लीनियर डिमांड कर्व में किसी भी पॉइंट पे किसके बराबर होता है। वी हैव 4 फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला है EP इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। दूसरा फॉर्मूला, EP इज इक्वल टू दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट। तीसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय प्राइस, और चौथा कह रहे हैं
Price elasticity of demand is equal to lower segment multiplied by price change at any point divided by 100. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 292 और क्वेश्चन है हमारा विच इज और आर द एसेंशियल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन के डेफिनेशन में इनमें से क्या क्या चीजें सही हैं, क्या क्या चीजें नहीं सही हैं, क्या दिया है क्या नहीं. एक परफेक्ट कंपटीशन में इनमें से क्या चीजें एसेंशियली होती हैं. पहला ऑप्शन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. दूसरा ऑप्शन होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. तीसरा ऑप्शन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें ये सारी चीजें मौजूद होती हैं. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 293 और क्वेश्चन है हमारा इफ बजट डेफिसिट इज 11,350 करोड़. अगर बजट डेफिसिट 11,350 करोड़ का है और बोरोइंग हमारी 33,300 करोड़ की है तो हमें अब बताइए फिजिकल डेफिसिट कितना होगा. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 11,350 करोड़, दूसरा ऑप्शन 44,650 करोड़, तीसरा ऑप्शन 33,300 करोड़ और चौथा ऑप्शन 21,950 करोड़. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमें क्या करना है फिजिकल डेफिसिट के लिए. हमें बजट का डेफिसिट और बोरोइंग को दोनों को टोटल कर देना है तो हमारा फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा 44,650 करोड़. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 294 और क्वेश्चन है हमारा सर रॉबर्ट गिफिन वॉज सरप्राइज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस विद 2 अदर गुड्स विच आर. सर रॉबर्ट गिफिन ने मतलब बड़े सरप्राइज हुए थे उन्होंने जब प्राइस ऑफ 2 गुड्स के रिलेशनशिप को देखा था. ठीक है, तो वो 2 गुड्स कौन कौन से थे. बहुत बढ़िया. तो गिफिन गुड आप जानते होंगे. गिफिन गुड की एग्जांपल भी आपको मालूम होगा, वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन ब्रेड एंड राइस, दूसरा ऑप्शन मीट एंड राइस, तीसरा ऑप्शन ब्रेड एंड राइस और चौथा ऑप्शन चीज एंड मीट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मीट एंड राइस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295 और क्वेश्चन है हमारा इफ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड्स रिमेन्स द सेम एज इनकम इंक्रीजेस. आपकी इनकम अगर बढ़ती है तो भी आपने किसी एक पर्टिकुलर गुड पे सेम ही खर्चा किया है जो इनकम बढ़ने से पहले खर्चा करते थे. देन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द गुड इज, तो जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ गुड होगा वो क्या होगा. ठीक है, इट इज मोर देन 1, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन लेस देन 1 और चौथा ऑप्शन 0. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1. ठीक है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, 1. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296 और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाज मेनली प्रोपाउंडेड बाय. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन चारों में से किन्होंने प्रोपाउंड किया था. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा जेबी से, दूसरा ऑप्शन रॉबिन्स मतलब वही रॉबिन्सन, तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को प्रोपाउंड किया था, बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 297 और क्वेश्चन है हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज प्रोपाउंडेड बाय. इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने प्रोपाउंड किया था. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, तीसरा ऑप्शन हिक्स एंड एलन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हिक्स एंड एलन. हिक्स एंड एलन ने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को प्रोपाउंड किया था. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 298 और क्वेश्चन है हमारा कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी मींस. यूटिलिटी का जो कार्डिनल मेजरेबिलिटी है, यूटिलिटी को जो हम मेजर करते हैं उसका जो कार्डिनल मेजरेबिलिटी है उसका मतलब क्या होता है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, दूसरा ऑप्शन यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, तीसरा ऑप्शन यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड और चौथा ऑप्शन यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन सम केसेस.
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी मींस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 299, और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और हमसे सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. पहला ऑप्शन है हमारा एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. दूसरा ऑप्शन एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. तीसरा ऑप्शन अ हायर इंडिफरेंस कर्व इज बेटर देन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व. और चौथा ऑप्शन an indifference curve is a curve which represents all those combinations of two goods which give same satisfaction to the consumer. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो ओरिजिन के कॉनकेव नहीं होता, वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, और क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स हाई. हमें फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स है वो हाई रहती है. ठीक है भाई, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड हाई. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इट्स वेरी हाई प्राइस. दूसरा ऑप्शन इट्स वेरी लो प्राइस, मतलब गुड्स की बात की जा रही है. तीसरा ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और चौथा है नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अब समझते हैं इसको, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं समझ पाते, आंसर के बाद हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है. सवाल पूछा जा रहा था कि आइडेंटिफाई द फैक्टर. हमको एक ऐसा फैक्टर आइडेंटिफाई करना है जिसके मतलब विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड हाई. जो एक गुड का जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हाई करके रखता है, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे, आपको समझने में आसानी हुई होगी. अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में लिखना न भूलें, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव अ गुड डे.